हे गाइस, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। गाइस, बेसिकली ये मेरी वीडियो का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग एनालाइज कर रहे हैं यस गाइस क्वेश्चन पेपर जो अभी 7 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है यूजीसी नेट इंग्लिश का। उसी एग्जाम को, उसी क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड वी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, क्योंकि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हर वीडियो में और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप क्रॉस चेक भी करते जाइए, क्योंकि और भी यूट्यूब पर वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे एनालाइज हो रहा है, तो प्लीज़ उसको क्रॉस चेक कीजिए एंड अपने सभी पॉइंट्स को सिक्योर कीजिए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। राइट, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 95। मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता सकती हूँ रिगार्डिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा आपके जून एग्जाम के लिए। राइट, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 95 है ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से बेस्ड है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन, सो सभी लोग जानते हैं 1623। और गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रिपीट हो चुका है इन यूजीसी नेट एग्जाम, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96। देखिए ये क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, who among the following is credited with ending the system of patronage with his letter to Lord Chesterfield? Right, Chesterfield। तो बेसिकली जो पैट्रोनेज है यहाँ पे इसका मीनिंग है सहायता, संरक्षण देना किसी को। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस जो आंसर है आपका सैम्यूल जॉनसन, डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन। सो गाइस डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन वही पर्सन है जिन्होंने क्रेडिट किया है विद एंडिंग द सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज विद हिज फेमस लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। राइट, ये इनका फेमस लेटर था। अब क्या था इसके बिहाइंड स्टोरी क्या थी बेसिकली, तो जो आपके सैम्यूल जॉनसन है जैसे कि हम सभी जानते हैं और फेमस इंग्लिश राइटर है, लेक्सिकोग्राफर है, एंड इन्होंने ही इसे लिखा था लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड इन द ईयर 1755। रिमेंबर द ईयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। और बेसिकली इस लेटर में इन्होंने क्या किया था, इन विच ही इन्होंने रिजेक्ट किया था हिज लास्ट मिनट अटेम्प्ट टू बिकम द पैट्रोनेज ऑफ जॉनसन्स वर्क अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली क्या हुआ था जब ये आपके जॉनसन ने अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे थे ये डिक्शनरी, तो इनको ज़रूरत थी सहायता की, मतलब कोई आए और इनको हेल्प करे। तो यहाँ पे इन्होंने हेल्प मांगी थी आपकी। तो गाइज ये जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड हैं इनसे इन्होंने हेल्प मांगी थी कि ये इनके वर्क को फेमस कर दे। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आप यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो कोई एक बड़ा यूट्यूबर है, अगर वो वहाँ पे अपने चैनल पे बोल दे कि प्लीज़ आप जाके उस चैनल को देखिए, तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी हो जाती है। तो जस्ट लाइक इन सेम मैनर डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने एक्सपेक्ट किया था लॉर्ड चेस्टरफील्ड से कि वो उनकी जो डिक्शनरी वो लिख रहे हैं उसको जाके फेमस करें, उसके बारे में बोलें, कहीं ना कहीं उनको हेल्प करें जिससे कि वो उनकी सक्सेस हो जाए। बट इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन जब इनकी डिक्शनरी पूरी कंप्लीट हो गई और इनकी ऑन मेहनत से जितना भी इन्होंने वर्क हार्ड किया था उससे अगर ये फेमस, ये प्रसिद्धि पाने ही वाले थे, आप ऐसा मान लीजिए कि फेमस होने ही वाली थी, तभी लास्ट में आके ये जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड है इन्होंने उनको अप्रिशिएट करने लगे उनके इस वर्क को, ताकि जो जितना भी क्रेडिट है कि चेस्टरफील्ड को मिल जाए कि देखो मेरी वजह से तुम्हारी डिक्शनरी जो है वो फेमस हुई है। बेसिकली यहाँ पे ये स्टोरी है और दिस इज़ द रीज़न कि आपकी जो डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन है इन्होंने लेटर लिखा था, किनको लिखा था, टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड को। एंड गाइस जिसमें इन्होंने रिजेक्ट किया था द पैट्रोनेज सिस्टम। यहाँ पे ये रिजेक्ट कर रहे हैं कंप्लीट पैट्रोनेज सिस्टम, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है सहायता मांगने की, विच ट्रेडिशनली रिक्वायर राइटर्स टू डिपेंड ऑन वेल्थी नॉबल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट। क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली इफ आई टॉक अबाउट दी, जितने भी राइटर्स होते हैं वो डिपेंड होते थे वेल्थी नॉबल जो पीपल होते हैं, फाइनेंशियली जो मतलब बहुत अमीर लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, उनकी सपोर्ट वो चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन ये जो एक लेटर है इसमें डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने रिजेक्ट किया है पैट्रोनेज सिस्टम को, और उन्होंने ये बताया है कि इनका ये जो लेटर है वो एक लैंडमार्क समझा जाता है मूवमेंट इन लिटरेरी हिस्ट्री में, क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा है द शिफ्ट टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, कि आपको इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, एंड द रिजेक्शन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल ओवर लिटरेचर, क्योंकि ये चाहते थे कि जो आपका एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल है, ट्रेडिशनली जो एरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल रहा है लिटरेचर पर, कि अगर आपको कोई रईस बनता या कोई भी सोशल सपोर्ट आपको मिलेगी तभी आपका वर्क इस्टेब्लिश होगा इन सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। इसको इन्होंने रिजेक्ट करा और इन्होंने बोला कि अभी क्या होगा, अब कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा ओवर लिटरेचर। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेटर एंड ही फोर्स कर रहे थे कहीं ना कहीं अपने रीडर्स को कि इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस आपको होना पड़ेगा।
राइट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके बारे में, और आंसर आपका सैमुअल जॉनसन, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन है 97, व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू। बहुत ही ईजी है क्योंकि आपसे जनरल पेपर में भी बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है स्टार्ट होती है विद अ जनरल प्रिंसिपल, यानी कि अ थ्योरी और अ रूल, वहाँ से स्टार्ट होती है, अप्लाइज होती है इट टू अ स्पेसिफिक केस, राइट। स्पेसिफिक केस की तरफ, मतलब कि जनरल से स्टार्ट हो रही है और स्पेसिफिक की तरफ जा रही है, रिमेंबर। तो आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा जनरल टू particular, right? Option number 1 is the answer to this question. Okay, let's move on the next question. See guys, यहाँ पे आपको मैचिंग्स करनी है. Here some novels and यहाँ पे आपके novelist है. Let's see. First we have the childhood of Jesus, the go between and Bride's Hand revisited, द कैचर इन द राय. देखिए द कैचर इन द राय मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका जेडी सेलिंगनर का, राइट. एंड कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मैचिंग्स में, क्रोनोलॉजी में आपसे पूछे जाते हैं. देखिए जब भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ PYQs को हमेशा सॉल्व कीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अगर आपको अच्छे से D का 4 भी पता है देन यू गाइज कैन ईजिली आंसर, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में D से 4 मैच हो रहा है. देन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. तो अगर आपको सिर्फ कैचर इन द राय ही पता है, जेडी सेलिंगनर का है, तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं. सो प्लीज़ जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि रिपीट हो रहे हैं एंड उनके राइटर्स, उनकी पब्लिकेशन ईयर, उन सभी को एक अलग से नोट बनाकर आप उन्हें सिक्योर कर लीजिए और एग्जाम टाइम तक उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिले. देन यू गाइज विल नॉट वरी अबाउट इट, राइट. लेट्स सी जो अदर क्वेश्चंस है, राइट. सो गाइस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, ये आपका फेमस बोल सकते हैं नोवेल है, रिटन बाय J.M. कॉट्जी. J.M. कॉट्जी ने लिखा है. ये जो नोवेल है ये नोबेल प्राइज आप बोल सकते हैं नोबेल प्राइज विनिंग साउथ अफ्रीकन ऑथर हैं आपके J.M. कॉट्जी. इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है इन लिटरेचर में एंड नोबेल प्राइज विनिंग बोल सकते हैं ऑथर हैं, ये अफ्रीकन ऑथर हैं. एंड ये जो इनकी नॉवल है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस बेसिकली 2013 में पब्लिश हुई है. 2013 में पब्लिश हुई है. एक फिलोसॉफिकल एंड एलोगोरिकल वर्क इसको कंसिडर किया जाता है जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है थीम्स ऑफ एग्जाइल, आइडेंटिटी एंड नॉलेज, राइट. लेट्स द गो बिटवीन इज रिटन बाय LP हार्टली, राइट. एंड ये जो वर्क है द गो बिटवीन ये पब्लिश आपका हो रहा है 1953 में. रिमेंबर द ईयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू. 1953 में आपका द गो बिटवीन पब्लिश हो रहा है एंड ये एक क्लासिकल नॉवल कंसीडर की जाती है अबाउट लॉस्ट इनोसेंस, जहाँ पे लॉस्ट इनोसेंस थीम को लेकर एज वेल सोशल क्लास डिफरेंसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑन एडल्ट लाइफ. किस तरीके से आपका जो बचपन होता है इफेक्ट करता है आपकी अडल्ट लाइफ को. दीज ऑल थिंग्स यू विल फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर नॉवल द गो बिटवीन पब्लिश्ड इन द ईयर 1953. रिमेंबर. लेट्स मूव ऑन. ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे आपको वर्क दिया हुआ है ब्राइड्स हैड, राइट. ब्राइड्स हैड रीविजिटेड. बेसिकली ये आपका एवलिन वॉग ने लिखा है, इस वर्क को. एंड एवलिन वॉग जो हैं इन्होंने जो ये वर्क लिखा है आपका ब्राइड्स हैड रीविजिटेड पब्लिश्ड हो रहा है गाइज 1945 में. रिमेंबर द ईयर, क्योंकि नेक्स्ट आपसे इनकी ईयर को लेके क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी की रिवॉल्व आपका जो एग्जाम होता है, अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उसी के बेस्ड होते हैं, उसी पर रिवॉल्व होते रहते हैं. तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन को. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं आपको इसमें अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आप और अदर यूट्यूब पे चैनल्स को देखिएगा जहाँ पे एनालाइज हो रहा है, उन सभी को मिक्सड अप कीजिए, उनको क्रॉस चेक कीजिए, देन यू गाइज डन विद इट. क्योंकि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से स्टडी करेंगे पर्टिकुलर एनालाइज, क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी और तरीके से एनालाइज किया एंड हो सकता है कहीं मैंने मिस्टेक किया हो, जैसे कि मेरी हो रही है अभी क्वेश्चन नंबर 55 जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी, वहाँ मैंने आपको गलत ऑप्शन बता दिया. आई विल टेल यू, बट डोंट वरी. मैं अभी फाइनल जो मैं इसका पार्ट पब्लिश करूँगी उसमें मैं आपको अच्छे से इन डिटेल बताऊँगी कि क्या मिस्टेक वहाँ पे हुई. क्योंकि गाइज जो वो क्वेश्चन था ना, बेसिकली वहाँ पे जो लाइन्स है, दीज लाइन्स आर बहुत मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है. तो आई विल क्लियर, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे बताया कमेंट के थ्रू, तब मुझे उसके बारे में पता चला. एंड आई डोंट वरी, मैं आपको उसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन बता दूंगी विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है.
एंड नाउ लेट्स सी द कैचर इन द राय, जो भी मैंने आपको बताया था जेडी सेलिंगर का है। बेसिकली गाइज ये 1951 में पब्लिश हो रहा है एंड ये जो आपका वर्क है अ फेमस कमिंग ऑफ एज नॉवल कंसीडर किया जाता है। जो इसका फीचर है वो कमिंग ऑफ एज नॉवल फीचरिंग को लेकर है और इसके अंदर एक टीनेजर का स्ट्रगल दिखाया गया है विद अलाइनेशन एंड द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। किस तरीके से उसका ट्रांजिशन हो रहा है अडल्टहुड, किस तरीके से वो बड़ा होता जा रहा है, उसी के सारे आप बोल सकते स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है। एंड होल्डन कॉलीफील्ड करके उनका नाम है जो प्रोटैगनिस्ट है इस पर्टिकुलर नॉवल में, क्योंकि यहाँ से समरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पीछे मिल चुका है। मैंने बताया ना अभी आपको दिस पर्टिकुलर नॉवल हैज़ रिपीटेड मैनी टाइम इन एग्जाम, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी आपको डीप क्वेश्चन भी मिले हैं, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी गाइज ये क्वेश्चन 699 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपको पीछे जितने भी मैंने रिवीजन वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसमें मैं आपको यही बताती थी कि वर्क को स्टडी करने से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका वो किस कैटेगरी में सेट हो रहा है। मीन्स वो ऑटोबायोग्राफी है, नॉवल है, अदरवाइज आप बोल सकते हैं गोथिक नॉवल है, अदरवाइज इट इज़ मतलब फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। काइंड्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं आपकी पर्टिकुलर वर्क की, पोएम है, क्या चीज़ है वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, तो इफ़ आई टॉक अबाउट दी ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे पैट्रिक वाइट ने अलाइव करके वर्क लिखा है, दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलियन राइटर पैट्रिक वाइट। जो पैट्रिक वाइट है ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इनकी बायोग्राफी है जो किसने लिखी है, डेविड मार ने। डेविड मार करके ऑथर है, उन्होंने लिखी है, नॉट बाय पैट्रिक वाइट हिमसेल्फ। पैट्रिक वाइट ने खुद से नहीं लिखी है। जब हम खुद से कोई राइटिंग अपनी लिखते हैं दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ये आपकी पैट्रिक वाइट के बारे में है, बट इसको लिखा किसने है, डेविड मैर, ठीक है। तो दैट इज द रीजन ये एक बायोग्राफी। अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। एंड दिस बुक डिटेल्स हिज लाइफ, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपकी नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में एंड उनकी जर्नी टू बिकमिंग साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। यस, सो दिस इज द वर्क रिटन बाय नेल्सन मंडेला, रिमेंबर। इन्हीं के स्ट्रगल को लेके दिखाया गया एंड दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफी जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, रिमेंबर। And this is autobiography where he shares his life experience, philosophy and principles of non-violence, right, and truth। इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी टॉपिक्स को लेकर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, एवरीथिंग ही शेयर इन दिस पर्टिकुलर वर्क माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, राइट। ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय महात्मा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव अक्रमाशी, आउटकास्ट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते थे, क्योंकि जितने भी जो आप दलित लिटरेचर में देखेंगे ना, वहाँ जितने भी राइटर्स होते हैं उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ही सिलेक्ट की है लिखने के लिए, क्योंकि दे जस्ट वांटेड टू टेल दियर रीडर्स कि उनके साथ उनको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ दियर कास्ट सिस्टम। एवरीथिंग दे मेंशन, एवरीथिंग एक्सपीरियंस, वट एवर दे जस्ट फेस्ड इन दियर लाइफ, ये सभी कुछ शेयर करते थे विद द हेल्प ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो जितनी भी आप देखेंगे ज़्यादातर आपको ऑटोबायोग्राफीज ही मिलेंगी दलित लिटरेचर में। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर अक्रमाशी, जिसका मीनिंग इंग्लिश में आप बोल सकते हो द आउटकास्टर, रिटन बाय शंकर कुमार लिम्बाले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दलित लिटरेचर में हम इनको स्टडी करते हैं, शरण कुमार लिम्बाले, राइट। एंड ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है, इनका वर्क है अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एज अ दलित इन इंडिया, राइट। और इसमें ये हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अदर दलित लिटरेचर में जितने भी राइटर्स होते हैं वो जितना भी इनजस्टिस उनके साथ होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, एवरीथिंग दे जस्ट शेयर टू दियर रीडर्स, सेम एज यहाँ पे हुआ है।
रिमेंबर अभी आपको क्या करना है, यू विल हैव टू सिक्योर योर नोट्स और आपको टॉपिक डालना है ऑटोबायोग्राफीज। तो जितने भी आप ऑटोबायोग्राफीज आप देख रहे हैं PYQs में, एग्जाम में आपसे प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को एक अच्छे से लाइन से नोट बना के रखिए उनकी अलॉन्ग विद उनका जो पब्लिकेशन ईयर है, क्योंकि यहाँ से आपको मैचिंग्स में, क्रोनोलॉजी में एज वेल इस तरीके से कैटेगराइज करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दिस इज द ट्रिक और स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, एज वेल आपके पास इनरिच नोट्स होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मॉडर्निज्म। सो गाइस सॉरी, मैंने अभी इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर के नहीं उठाए आपको समझाने के लिए। मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगी जिसमें जितने भी सारे आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, राइट। लेट्स सी द 101 क्वेश्चन। ओके, सी गाइज, यहाँ पे आपको कंसेप्ट को मैच करना है विथ थ्योरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते हैं एंड आई एम टेलिंग यू डीफैमिलराइजेशन, अनकैनी, ये तो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट, यहाँ पे लिस्ट 1 है एंड हियर इज द लिस्ट 2। यहाँ बेसिकली आपके थ्योरिस्ट है एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो डीफैमिलराइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो एसोसिएशन है इसमें विक्टर शोलोस्की। विक्टर शोलोस्की का इनके साथ एसोसिएशन है, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है, ये एक रशियन फॉर्मलिस्ट हैं जो आपके विक्टर शोलोस्की हैं, ये एक रशियन फॉर्मलिस्ट हैं। एंड डीफैमिलराइजेशन, राइट, इसमें इज अ लिटरेरी टेक्निक, आप इसको मान के चलिए, यूज्ड टू मेक फैमिलियर ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे इसका काम होता है, ये क्या करता है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को अपीयर करता है स्ट्रेंज और न्यू, फोर्सिंग द रीडर टू सी दैम इन अ फ्रेश वे। एक फ्रेश वे में अपने रीडर्स को दिखाने के लिए जितने भी आपकी जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फैमिलियर ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट, आइडियाज़ के थ्रू, आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट वी हैव अनकैनी। व्हाट इज़ अनकैनी? अनकैनी आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया है आपका सिगमंड फ्रॉइड। तो जो अनकैनी, ये तो एक कीवर्ड भी है, अनकैनी अगर कहीं पर भी आता है तो ज़्यादातर सिगमंड फ्रॉइड ही वहाँ पे आंसर होते हैं। तो लेट्स सी क्या है ये। तो जो आपकी फ्रॉइड है, साइको एनालिस्ट थ्योरी के लिए हम इनको बेसिकली जानते हैं फ्रॉइड को। एंड फ्रॉइड एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनकैनी, राइट, जो रेफर करता है टू दी फीलिंग्स व्हेन समथिंग इज बोथ फैमिलियर एंड स्ट्रेंज। तो एक काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पर आप बोल सकते हैं रेफर की जाती है। कब की जाती है? जब कोई भी चीज़ या तो वो फैमिलियर हो या फिर वो स्ट्रेंज हो एट द सेम टाइम। भाई कोई भी चीज़ है या तो वो फैमिलियर होगी अदरवाइज वो स्ट्रेंज होगी सेम टाइम। इट ऑफन रिलेट्स टू रिप्रेस्ड मेमोरीज, डबल और अनसेटिंग एक्सपीरियंस। सो काइंड ऑफ थिंग्स ही जस्ट टॉक अबाउट इन दिस अनकैनी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अनकैनी है आपका कंसेप्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया है और एक्सप्लोर किया है आपके सिगमंड फ्रॉइड ने, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, एक्टर नेटवर्क थ्योरी। एक्टर नेटवर्क थ्योरी बेसिकली इसका एसोसिएशन है ब्रूनो लेटर से, ब्रूनो लेटर, ऑप्शन नंबर 2। एंड दिस थ्योरी जो है आपकी बेसिकली एक्टर नेटवर्क थ्योरी, ये एग्जामाइन करती है हाउ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन जो आपके एक्टर्स होते हैं इंटरेक्ट करते हैं इन नेटवर्क, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं नेटवर्क्स में। एम्फसाइज द एजेंसीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टेक्नोलॉजीज इन शेपिंग सोसाइटी। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एजेंसीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके शेप करते हैं सोसाइटी को और किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपके ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन जो एक्टर्स हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बताई गई हैं ब्रूनो लेटर के द्वारा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव होमोसैसर। होमोसैकर आप बोल सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली एसोसिएशन है यहाँ पे आपका गिरजियो अगाम्बेन, राइट, अगाम्बेन। यहाँ से इनका क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस होमो सैकर को। ये एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम रोमन लॉ, यहाँ पे रेफर कर रहे हैं पर्सन को हु इज़ एक्सक्लूड, जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन से। समझते हो ना, एक्सक्लूड करना, बाहर कर देना फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन से। एंड कैन बी किल्ड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, और जिसको किल्ड किया जा सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। सो दिस इज अबाउट, ओके। सो विक्टर शोलोस्की के साथ डीफैमिलराइजेशन, सिगमंड फ्रॉइड के साथ हमारा अनकैनी, ब्रूनो लेटर के साथ हमारा एक्टर नेटवर्क थ्योरी एंड जॉर्जियो अगाम्बेन के साथ हमारा होमोसैकर। रिमेंबर, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। देखिए बहुत ही फेमस टेक्स्ट मैनी टाइम रिपीट हो चुका है एंड आई हैव टोल्ड इन माई मैनी वीडियोज प्रीवियसली, एग्जाम से पहले भी मैंने बोला था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। प्लीज करके जाना, यहाँ से टेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एंड फाइनली आपसे पूछ लिया। देखिए ये आपका जा रहा है निराज सिंह चौधरी। रिमेंबर निराज सिंह चौधरी। और बेसिकली ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये एक फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है निराज सिंह चौधरी का, जिसे पब्लिश इन्होंने कराया था इन द ईयर 1951। रिमेंबर द ईयर आई एम जस्ट मेंशनिंग। ये पब्लिक जो वर्क है पब्लिश हुआ है 1951 और ये रिफ्लेक्ट करता है ऑन हिज लाइफ एंड कॉलोनियल इंडिया को, राइट। लेट्स सी दी अनदर माई सन्स फादर। माई सन्स फादर बेसिकली बाय डॉम मॉरिस। डॉम मॉरिस ने इसको लिखा है। एक ही मेमोर है बाय पोएट एंड राइटर डॉम मॉरिस, जिसे पब्लिश करा है 1968 में, जिसमें इन्होंने बेसिकली रिकाउंट किया है अपने चाइल्डहुड को, लिटरेरी कैरियर को एंड पर्सनल स्ट्रगल जो इन्होंने किया है वो सभी कुछ इसमें दिखाया गया है माई सन्स फादर में, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ऑल थ्रू द गांधीयन इरा। दिस वर्क बेसिकली रिटन बाय A.S. एंगर, राइट। इसको पढ़ेंगे एंगर, राइट, A.S. एंगर। तो इन्होंने इसे लिखा है। ये A.S. एंगर जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड ये फोकस कर रही है ऑन हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द गांधीयन इरा एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, राइट। अगर मैं राइट। सो गाइज अभी देखो, आपने देखा होगा अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफीज को ज़्यादा कंसर्न किया जा रहा है एग्जाम में। सो प्लीज़ अगर कोई ऑटोबायोग्राफी इफ़ यू स्टडीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इन योर नोट्स में, उनको इंक्लूड कीजिए, अलग से लिस्ट बना के रखिए ताकि जब आप उनको स्टडी करें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे उनको रिवाइज करने में, ओके। एंड माई गॉड डैड यंग, दिस इज शशि ब्राता का है। दिस वर्क इज रिटन बाय शशि ब्राता, शास्त्री ब्राता इनको बोलते हैं। ये भी इनकी देखो ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है बाय शास्त्री ब्राता की और इसको पब्लिश कराया 1968 में, रिमेंबर। एंड ये भी इसमें भी पोर्ट्रे किया गया है एक रिबेलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया जितनी भी थी ना, उनके अगेंस्ट एक तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे रिबेलियन टाइप का पोर्ट्रे किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी, राइट। सो बेसिकली गाइज निराज सिंह चौधरी आपके ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, डॉम मॉरिस आपके हो गए माई सन्स फादर, A.S. इंगर हो गई आपकी ऑल थ्रू द गांधीयन इरा एंड शास्त्री ब्राता हो गई माई गॉड डैड यंग, राइट। तो आई हैव डन फॉर यू, नाउ यू गाइज कैन चेक द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आपको रेंज करना है वर्क्स को जो यहाँ पे दिए गए ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो मैं आपको पहले ईयर बता देती हूँ, ठीक है। देखिए गौरी विश्वनाथन का मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये इसका पब्लिश हो रहा है 1989, रिमेंबर द ईयर, ओके। एंड ये बेसिकली जो बुक है एक्सप्लोर कर रही है इंग्लिश लिटरेरी एजुकेशन को, वॉज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल इन इंडिया। कॉलोनियल कंट्रोल करने के लिए इंडिया में यूज़ किस तरीके से किया जाता था इंग्लिश को, यही इस बुक के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, राइट। And next we have मीनाक्षी मुखर्जी का द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन बेसिकली पब्लिश हो रहा है आपका, दिस इज द वर्क 1971 में। एक ही क्रिटिकल स्टडी है ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, आप इसको नॉवेल्स मानेंगे। फोकस कर रहा है यहाँ इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर जो थीम है जैसे नैरेटिव टेक्निक हो गई एंड कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर ये पर्टिकुलर जो वर्क है द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन मीनाक्षी मुखर्जी का, यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गाइज G.N. Devi, D.N. Devi, right? No, it's G.N. Devi's After Amnesia. After Amnesia ये आपका पब्लिश हो रहा है 1992, रिमेंबर द ईयर 1992, राइट। एंड ये जो बुक है एग्जामाइन कर रही है द लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन इंडिया आफ्टर कॉलोनाइजेशन। किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ आ गई थी, कोई कुछ बोलता है, कोई किस भाषा में बात करता है, तो कल्चरल आइडेंटिटी को समझ पाना कितना मुश्किल हो गया था आफ्टर कॉलोनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर वही फोकस किया गया इन दिस पर्टिकुलर वर्क, बहुत ही अच्छा वर्क है। एंड लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट। M.K. नेक, जो आपके M.K. नेक हैं, इन्होंने लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1982, 10 ईयर बैक आफ्टर एमनेसिया। रिमेंबर ये 1982 है एंड दिस इज द 1992, रिमेंबर। एंड बेसिकली ये जो M.K. नेक का अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इसमें बताया गया है, ट्रेसिंग कर रहा है जहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर
फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू मॉडर्न टाइम्स, किस तरीके से इसका ओरिजिन हो रहा है मॉडर्न टाइम से, एवरीथिंग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बताई गई है इन दिस पर्टिकुलर वर्क के अंदर। लेट्स मूव ऑन ऑप्शन नंबर ई, हरीश त्रिवेदी का कॉलोनियल ट्रांजैक्शन पब्लिश्ड इन द ईयर 1995 रिमेंबर, और ये जो बुक है एग्जामाइन कर रही है द कल्चरल एंड लिटरेरी एक्सचेंजेस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो देखा आपने जितने भी कॉलोनियल पीरियड में इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर पर्टिकुलर एंड आइडेंटिटी को लेकर इंडियंस की क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी कॉलोनियल टाइम में, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। बेसिकली जितने भी वर्क्स अभी मैंने पांचों आपको बताए इसी के रिगार्डिंग उनके थीम्स हैं एंड दे टॉक अबाउट इट। ओके, सो नाउ यू गाइज कैन सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हेन वाज इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट, बेसिकली एक्रोनिम है IPA, डेवलप्ड एंड प्रोमलगेटेड, राइट, प्रोमलगेटेड। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आपसे पूछा गया है। सो गाइस इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर जो मैंने चेकआउट किया है जो आपका इंटरनेशनल फोनिक अल्फाबेट IPA है, बेसिकली ये डेवलप हो रहा है इन द ईयर 1886, और इसको डेवलप किया जा रहा है बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा, जो कि फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक, जो बेसिकली लिंग्विस्टिक के ग्रुप द्वारा फाउंड किया गया है, इंक्लूडिंग पॉल पैसी, राइट। पॉल पैसी आप बोल सकते हैं एक फेमस लिंग्विस्टिक है, एंड जो IPA वॉज आप बोल सकते हैं ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज में जो एक्यूरेट वे होता है रिप्रेजेंट करने का साउंड को, वही चीज़ें यहाँ पे मीन्स इसमें बात की जाती है। एंड मुझे यहाँ पे ईयर को लेके कन्फ्यूजन है, सो गाइज आप खुद से चेक कर लीजिएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू मी 1886 में डेवलप हुआ है, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन मैचिंग क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए यहाँ पे आपको टर्म्स दे रखी हैं एंड मीनिंग्स। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है, डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट सच क्वेश्चन इन योर ईच एग्जाम, ईच क्वेश्चन पेपर, जितना भी 6 मंथ्स में आपका एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है UGC नेट का, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी यहीं से टर्म्स आपको मिलती हैं, राइट। सो फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास एंटोनोमेसिया, राइट। एंटोनोमेसिया है बेसिकली गाइज, ये एक ऐसा अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच आप बोल सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर कोई विशेष शब्द या सेंटेंस को यूज किया जाता है, राइट। इन इंग्लिश आप ऐसा बोल सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डिफाइनिंग वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्सन प्रॉपर नेम। तो के स्थान पर, व्यक्ति के स्थान पर किसी विशेष आप बोल सकते हैं सेंटेंस का यूज किया जाता है, राइट। सो दिस इज एंटोनोमेसिया, राइट। अभी आप यहां से देख लीजिएगा, आंसर आपका बनेगा ऑप्शन A to 2, राइट। नेक्स्ट वी हैव एंटी फ्रेजेस। एंटी फ्रेजेस बेसिकली गाइज आप इसको बोल सकते हैं आयरनिक, यानी कि विडंबना जो होती है, आयरनिक और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंस ऑपोजिट टू द जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग। आप बोल सकते हैं जो शब्दों का ऐसा ह्यूमरस होना या इतना आप बोल सकते हैं आयरनिक होना, आयरनिक रूप से उसको यूज करना वर्ड्स को, जो यूजुअली जो आपका यूजुअल अर्थ होता है, जो जनरल अर्थ होता है, उससे उसका जो ऑपोजिट निकलना, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से यूज करना, शब्दों को इस तरीके से यूज करना कि जो सामान्य अर्थ है उसका अर्थ उससे उल्टा हो, विपरीत हो, तो इट इज कॉल्ड एंटी फ्रेजेस, जैसे कि नाम में लिखा है एंटी फ्रेजेस। तो देखिए आंसर यहाँ पे आपका बनेगा आयरनिक और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंसेस ऑपोजिट टू दी, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट है एंड यहाँ पर एंटी, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे गेस भी कर सकते थे, राइट। लेट्स मूव ऑन दी एपोक्रिफा, राइट। एपोक्राइफा ये बेसिकली क्या है, राइटिंग और स्टेटमेंट्स ऑफ डाउटफुल और स्प्यूरियस ऑथरशिप। तो जहाँ पे संशय या संदिग्ध आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं वाले आप बोल सकते हैं राइटिंग्स में इसे यूज़ किया जाता है, राइट। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट मिल जाए, स्प्यूरियस ऑथरशिप मिल जाए, डाउट मिल जाए, तो यहाँ पे आपको एपोक्राफा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डाउटफुल, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव एस्ट्रोलॉजी, राइट।
एटोलॉजी बेसिकली अ नैरेटिव ऑफ मिरेक्युलस डीड्स ऑफ गॉड और हीरो, राइट। यानी कि ईश्वर के चमत्कारिक कार्यों को, जब हम ईश्वर के जितने भी मैजिकल वर्क्स होते हैं उन सभी को डिनोट करना, उन डीड्स को, मिरेकल्स जो होती हैं वहाँ पे आपका एटोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो राइट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 1 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन के बारे में कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन, ही इज अ पोएट ऑफ द 60s, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो A.K. रामानुज थे ये एमर्ज हो रहे थे एज अ प्रोमिनेंट पोएट इन द 1960s। 1960s में ही ये प्रोमिनेंट राइटर आ रहे थे आपके सामने, एंड इज वर्क गेन्ड रिकॉग्निशन ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इनके जितने भी वर्क्स हैं, देखिए आपका राइटर कब जन्म ले रहा है, डजंट फेयर, आपका राइटर कब वो वर्क लिख रहा है जिसमें उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन गेन हो रहा है, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहाँ से हम उनको जानते हैं। तो बेसिकली A.K. रामानुज को 1960s से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, उनके वर्क्स हो रहे हैं, तो हम यहीं से इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, his poetry draws his sustenance from his awareness of Hindu heritage, absolutely right, क्योंकि जो रामानुज की पोइट्री हैं अक्सर आप देखेंगे रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनके उसमें उन पोइट्रीज में डीप इंगेजमेंट विद इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं अपने वर्क्स में, अपनी पोइट्रीज में, एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग हिंदू हेरिटेज, folklore, mythology, kinds of things you will find out in his work. So definitely this statement absolutely right about him. एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, ही हैज़ पुअर सेंस ऑफ रिदम। देखो कभी भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ दी रॉन्ग वन स्टेटमेंट है, तो देखो ये पुअर वाला वर्ड आना, पुअरली, तो दीज आर दी वर्ड्स कहीं पर भी ओके नहीं बैठते। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना C and D, देन बोथ आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट। और देखो यहाँ पे वर्क भी ऐसे लिखे, किसी को भी आप ऐसे पुअर थोड़ी बोल सकते हैं भाई, किसी राइटर की यू जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो इन पुअर, पुअरली, वाई आर यू जस्ट टॉकिंग लाइक दिस, राइट। सो दिस इज, तो आप बोल सकते हैं दीज टू। अगर आपको नहीं भी पता था ना, इन वर्ड से भी, इन कीवर्ड से भी आप इनको हटा सकते थे अपने ऑप्शंस में से। एंड E इज राइट कि ही यूटिलाइजेस, अगर मैं आपसे बात करूंगी इनकी, ही यूटिलाइजेस आकम कंस्ट्रक्टेड टेक्निक्स इन हिज पोइट्री, येस दिस इज द राइट, क्योंकि जो A.K. रामानुज थे वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे क्लासिकल तमिल लिटरेचर से, एंड स्पेशली अकम। अकम क्या है? अकम एक पोइटिक ट्रेडिशन है। अकम जो एक जेनरा है, इज़ अ पार्ट ऑफ तमिल पोइट्री का पार्ट है ये, जो डील करता है थीम्स ऑफ लव, इमोशन, इंटीमेसी और रिलेशनशिप। टिपिकली ये फोकस करता है प्राइवेट इंटरनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर मैं रामानुज की बात करूँ तो ये ऐसे अकम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आप उनकी पोइट्रीज में देखेंगे, जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मिलती है मॉडर्न एंड सेंसिबिलिटीज, लिंग्विस्टिक इनोवेशन, काइंड ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड आउट। तो अकम एक ये यूटिलाइज करते थे। तो आंसर वी हैव A, B एंड E, राइट। होप आपको पसंद आया हो। सो गाइज नाउ आई एंड माई वीडियो। सॉरी अगर मैंने वो सारे क्वेश्चंस और कंप्लीट नहीं कर पाई ड्यू टू टाइम, बट इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी विल डिस्कस 107 से मैं आपको डिस्कस करूंगी आगे के क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ एक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट माई चैनल, डू सब्सक्राइब इफ़ यू रियली वॉन्ट फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर UGC नेट इंग्लिश एग्जाम, देन आपको सब्सक्राइब चैनल करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ रिस्पेक्टफुली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेगेटिव थॉट से बचिएगा, मुझे भी उसमें इंडल्ज मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ फॉर यू, दैन इट्स ओके। नेगेटिव कमेंट करके प्लीज़ जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे मोटिवेशंस को प्लीज़ कम मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्टेमिना गेन करना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू बिफोर इट। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेच्योरिटी दिखा सकते हैं, एंड जो भी आप कमेंट करें उसको ध्यान में रखिए। अगर आपको नहीं क्लियर होता, इट्स ओके, आपसे कोई नहीं बोल रहा कि प्लीज़ आप इसी को देखिए। यू हैव सो मैनी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन यू हैव, you guys can watch other videos, but please respectfully you will have to comment me if you think कि कहीं पर गलती है, तो प्लीज़ मुझे आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ जस्ट लाइक यू। जैसे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेम एग्जाम, राइट। सो प्लीज़ मैं अपने आप से शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आई शेयर विद यू, सो दैट मेरे साथ साथ आप लोग भी क्लियर कर जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करती हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आपसे कुछ नेगेटिव सुनूँ, राइट। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।